बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे जो हम बात करने वाले हैं वो ये है, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ हमने पढ़े, डिस्कस किए कि इनमें फर्क क्या है, हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या फर्क है और लॉ क्या चीज है। इस पे डिटेल डिस्कशन हुई। आज उसका तरीकेकार बताना चाह रहे हैं कि ये हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, थ्योरी कैसे बनती है, लॉ कैसे बनता है। इस पे डिटेल से बात करेंगे। ये जितने भी साइंसदान होते हैं, मैं बार बार आपको इस वजह से दिखाना चाहता हूं, इन्होंने ये तरीकेकार इस्तेमाल किया होता है। क्या करते हैं, इससे उन्होंने अपनी जिंदगियां डेडिकेट की हैं, अपने कैरियर डेडिकेट किए हैं। क्या एक्सप्लोर करना, तलाश करना और हमारी समझ बढ़ाना और उसमें तोसी करना, इस काम के पीछे ये सारे साइंसदान लगे होते हैं। कैसे ये सब कुछ होता है? इस सब कुछ करने के लिए साइंसदान एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग हमारी वाली रीजनिंग नहीं कि हम वैसे ही अपने बात पे अड़े होते, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, इस तरह रीजनिंग नहीं। साइंसदान जो रीजनिंग करते हैं, साइंटिफिक रीजनिंग क्या होती है? साइंटिफिक रीजनिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग लॉजिकल थिंकिंग। हर एक चीज के पीछे लॉजिक होगा, लॉजिकल सोच की होगी। लॉजिकल को उर्दू में क्या कहते हैं? एक चीज के पीछे एक लॉजिक होगा, उसके पीछे वजह होगी, लॉजिकल थिंकिंग। और दूसरा एविडेंस बेस, शहादत होगी कि ये कैसे है, उसके पीछे पूरी शहादत होंगी। मैं ये जो बात कर रहा हूं इसके पीछे वजह ये है, मैं जो ये बात कर रहा हूं इसके पीछे वजह ये है। बगैर वजह के आर्गुमेंट नहीं करेंगे कि वैसे ही रीजनिंग करें, वैसे रीजनिंग नहीं करते। साइंटिस्ट लॉजिकल थिंकिंग और एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट करते हैं, रीजनिंग करते हैं और फिर उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, एक नतीजा हासिल करते हैं। किस काम के लिए? एक डिसीजन करने के लिए कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि मेरा अब ये मेरा नतीजा है। साइंस टोटली इस रीजनिंग पे डिपेंड करता है। हर साइंसदान जो अपनी कुछ बनाना चाह रहा होता है वो उसके पीछे रीजनिंग करता है, वजह बताता है, लॉजिक बताता है, इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं। और इस तरीके से वो अपना कुछ कंक्लूजन ड्रा करता है और किसी नतीजे पे पहुंचता है। और उस नतीजे का नाम क्या होता है? या तो उस नतीजे का नाम हाइपोथेसिस होता है, या उससे थ्योरी बन जाती है, या उससे लॉ बन जाता है। ये सारी चीजें इस रीजनिंग के नतीजे में बनती हैं। ये साइंसदान जो आप रीजनिंग करते हैं एक चीज पे, फाइनली दे कम टू ए कंक्लूजन एंड दे मेक आइदर हाइपोथेसिस और थ्योरी और लॉ। रीजनिंग हो सकता है केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ी हो। देयर आर टू टाइप ऑफ प्राइमरी रीजनिंग। रीजनिंग के दो तरीके हैं, आज मैं वो दोनों तरीके आप लोगों को समझाऊंगा। एक को कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, और दूसरे को कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ये दो किस्म की रीजनिंग साइंसदान इस्तेमाल करते हैं और फिर उससे अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, नतीजे पे पहुंचते हैं। यही सारी रीजनिंग क्या करते हैं? बोथ प्ले क्रूशियल रोल इन साइंटिफिक इंक्वायरी, हेल्पिंग साइंटिस्ट टू डेवलप हाइपोथेसिस, डिजाइन एक्सपेरिमेंट एंड इंटरप्रेट रिजल्ट एंड मेक ए थ्योरी। मेरा कहने का मतलब यह है कि साइंस की बुनियाद क्या है? रीजनिंग है। कि आप किसी चीज के मुताबिक रीजन ढूंढे, ये ऐसे क्यों होता है, कैसे हुआ, और वो कैसे और क्यों जो है वो हवा में बातें ना हो, उसके पीछे एक लॉजिक हो, उसके पीछे पूरा एक आर्गुमेंट हो आपका। उस तरह की रीजनिंग से साइंटिस्ट अपनी हाइपोथेसिस, थ्योरी या लॉ या एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं। पहली वाली रीजनिंग पे हम डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब है? इस रीजनिंग से कैसे लोग लॉ बनाते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग में
मेकिंग जनरलाइज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब समझे कि एक जनरलाइज सिचुएशन को आप बनाते हैं एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से। मतलब है एक वाकया तुम्हारे सामने हो रहा है, तुम्हारे सामने एक वाकया हो रहा है, अभी मैं आपको मिसाल दूंगा, और उस वाकये की बुनियाद पे एक जनरल स्टेटमेंट आप दे देते हैं कि हर वक्त इस तरह ही होगा। एक वाक्य की बुनियाद पे आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दें, इस तरह के, उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इस केस में मूव फ्रॉम ए स्पेसिफिक इंस्टेंस, एक स्पेसिफिक, एक खास, मैं अभी उस पर आता हूं, आप उसको क्या करते हैं? ब्रॉड जनरलाइजेशन, और उसे कहते हैं इस तरह हर वक्त इसी तरह होगा। आपने एक वाकया देखा, एक चीज देखी, उस चीज के कहने पे आप फैसला कर ले कि इस तरह होगा। कैसे ये बातें होती है? इसी बुनियाद पे हाइपोथेसिस या थ्योरीज बनती है। मैं मिसाल पे आता हूं। मिसाल ये है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि सूरज कहां से निकलता है? मशरिक से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। मैंने एक दिन देखा, फिर देखा, फिर देखा, और मैंने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी उसके बाद कि सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है। मैंने किस बुनियाद पे? मैंने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के बुनियाद पे, जो मैंने देखा, जो मैंने फील किया, जो मैं रोजाना देख रहा हूं, उस बुनियाद पे मैंने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी कि सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है। अब ये आपकी हाइपोथेसिस हो गई, ये आपकी हाइपोथेसिस हो गई कि सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है। ये मोहम्मद ने हाइपोथेसिस दे दी। अब इस हाइपोथेसिस को मुख्तलिफ लोग टेस्ट करेंगे, किसी और मुल्क जाएंगे, किसी और मुल्क जाएंगे, किसी और मुल्क जाएंगे। अगर वहां पे ये हाइपोथेसिस ट्रू हुआ तो ये क्या बन गई? थ्योरी बन गई कि जी ये मशरिक से ही निकलता है सूरज। तो इस तरह की रीजनिंग, जिसमें एक ऑब्जर्वेशन, एक खास ऑब्जर्वेशन को जनरलाइज करके उससे एक स्टेटमेंट बना लें, देयरफॉर द सन ऑलवेज राइज फ्रॉम द ईस्ट, इस तरह की स्टेटमेंट, ये क्या कहलाती है? दे आर कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। मैं अब एक और रीजनिंग आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुसलमान, ये इंडक्टिव रीजनिंग एक और मिसाल लेते हैं। क्या आप लोगों ने महसूस किया है ये रेल की पटरियों के दरमियान में खाली जगह क्यों छोड़ते हैं? कोई बता सकता है? रेल की पटरी के दरमियान में खाली जगह क्यों छोड़ते हैं? एनीवन? हाँ, अली को माइक अनम्यूट करें। अनम्यूट है। ये जो रेल होती है, बीच में जो गैप छोड़े जाते हैं क्योंकि वो ना मेटल से बनाई जाती है रेल। जब गर्मी में ना सूरज की जो रोशनी उस पर पड़ती है, उसकी वजह से मेटल हीट अप हो जाता है। जब वो हीट अप होता है तो वो एक्सपेंड कर जाता है। अगर हम गैप ना छोड़े तो जब मेटल एक्सपेंड करेगा तो ट्रैक टूट जाएगा। ट्रैक इस तरह हो जाएगा, देखिए टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा ना, जिस तरह लकड़ी की एक्सपेंशन की वजह से वो टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है। अब मैं इस पे एक इंडक्टिव रीजनिंग की बात करता हूं। मैंने एक मेटल देखा, दो मेटल देखे, हीट किए और वो एक्सपेंशन कर गए। मैंने मेटल को हीट किया, वो एक्सपेंड होता है। अब मैंने इससे जनरलाइज थ्योरी बना ली कि एवरी मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ये मेरी कौन सी रीजनिंग हुई? दिस इज माई इंडक्टिव रीजनिंग, कि मैंने एक चीज से बात को जनरलाइज कर दिया कि जी मैंने मेटल को देखा, मेटल जो है एक्सपेंड होता है। मैंने एक दो मेटल देखे और उसके बाद मैंने स्टेटमेंट दे दी कि ऑल मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ये होता है क्या? इंडक्टिव रीजनिंग, जिसकी बुनियाद आपने एक हाइपोथेसिस पे रखी। इसी तरह आप लोगों ने देखा है ब्रिज से गुजरते हो ना मोटरसाइकिल पे, टक 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 टक, वो आवाज आती है कि नहीं? वो क्या आवाज होती है? कोई बता सकते हैं वो क्या आवाज होती है? वो आपने देखा है ना, मोटरसाइकिल पे ब्रिज से गुजरते हो, टक टक की आवाज होती है। दरमियान में स्पेस छोड़ा होता है। ये स्पेस अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपको पता है ब्रिज में लोहा अंदर होता है, लोहा। अब गर्मी में लोहा एक्सपेंड होगा तो ये ब्रिज टूट जाएगा अगर ये दरमियान में हिस्सा। तो ये किस बुनियाद पे?
ये इस इंडक्टिव रीजनिंग के बुनियाद पे कि उन्होंने कुछ मेटल्स देखे, जब उनको गर्म किया तो वो एक्सपेंड हो गए। उन्होंने कहा एवरी मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग, दिस इज एन इंडक्टिव रीजनिंग। अब मैं एक ऐसी इंडक्टिव रीजनिंग भी लाना चाह रहा हूं जो गलत भी साबित हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि मेरी हर हाइपोथेसिस जो मैं छोटे से बड़े की तरफ जाता हूं कि ये मैंने देखा तो ये इसी तरह होगा। एक चीज मुझे बताएं, हम लोग नमाज किस तरफ पढ़ते हैं? कौन बताएगा? मगरिब की तरफ पढ़ते हैं, जिस तरफ सूरज डूबता है। कोई बता सकता है? किबले की तरफ। ये किबला किस तरफ है? हाँ, किबला किस तरफ है? शाबाश अबिया। विच डायरेक्शन इज? यहां हम पाकिस्तान में जब भी हम खड़े होते हैं, आप मगरिब के वक्त, असर के वक्त देखें, जिस तरफ सूरज गुरूब होता है उसी तरफ हमारा किबला आता है। आप देख लें, इस चीज को जरा गौर से ऑब्जर्व करें। किबला ईस्ट टूवर्ड्स मगरिब। आप लोग ख्वा लाहौर में खड़े हो, ख्वा पेशावर में खड़े हो, आपका किबला मगरिब की तरफ है। अब अगर इससे मैं एक इंडक्टिव रीजनिंग बना लूं कि किबला नमाज जो है हमेशा मगरिब की तरफ पढ़ेंगे, तो क्या ये इंडक्टिव रीजनिंग सही है? क्यों? हाँ, ये देखें, जब आप खाना काबा पहुंच जाते हैं, खाना काबा में लोग कुछ मशरिक की तरफ से होते हैं, कुछ मगरिब की तरफ से होते हैं, कुछ शिमाल की तरफ से होते हैं, कुछ जुनूब की तरफ से होते हैं। और इसी तरह अगर आप दुनिया के नक्शे पे जाएं, और दुनिया के नक्शे में यहां सऊदी अरब है, पाकिस्तान इधर है, तो हम तो मगरिब की तरफ मुंह करते हैं। लेकिन जो इंग्लैंड वाले हैं वो मगरिब की तरफ नहीं करते, वो इधर मुंह करते हैं। जो इजिप्ट वाले हैं वो मुंह इधर करते हैं। तो ये जो मेरी इंडक्टिव रीजनिंग है ये गलत हो गई। हालांकि मैंने यहां देखा, 8-10 बंदों को देखा, वो सारे मगरिब की तरफ मुंह करके वो होते हैं, और मैंने उससे एक रीजन बना ली, एक जनरलाइज स्टेटमेंट बना ली कि मुसलमान मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और लेकिन वो स्टेटमेंट मेरी गलत साबित हुई, क्योंकि दूसरी जगहों से वो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ। ये इंडक्टिव रीजनिंग गलत भी हो सकती है। इंडक्टिव रीजनिंग आपकी उसमें भी कन्वर्ट हो सकती है। अब जो हमने एक दो मेटल्स को देखा, और वो दो मेटल हमने देखे कि हीटिंग पे एक्सपेंड होते हैं, और हमने जनरलाइज कर दिया, वो रीजनिंग सही साबित हो गई। लेकिन बाज़ औक़ात रीजनिंग गलत भी साबित हो जाती है, मैं कहना ये चाह रहा हूं। सो इंडक्टिव रीजनिंग इज व्हाट? व्हेन यू गो फ्रॉम वन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट एंड जनरलाइज इट टू द होल ऑफ दैट। एक एक्सपेरिमेंट को या एक जगह के मुशाहिदे को आप जनरलाइज कर लें, इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग। जिस तरह मैंने कहा, मेटल, मैंने लोहा लिया, उसको हीट किया, वो एक्सपेंड हो गया, तो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि हर किस्म का मेटल जो है एक्सपेंड ऑन हीटिंग, तो ये क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग है। आते हैं दूसरे किस्म की रीजनिंग पे, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट से, एक हाइपोथेसिस से जो किसी और ने बनाया है, उससे अपने लिए एक कंक्लूजन बनाना। एक हाइपोथेसिस से अपने आप के कंक्लूजन पे आना, जनरल से स्पेसिफिक पे आना। इंडक्टिव में क्या था? स्पेसिफिक से जनरल पे जाना। और डिडक्टिव में क्या है? जनरल वाले केस को अपने स्पेसिफिक उस पे अप्लाई करना। यह होता है डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग की मिसाल यही खाना काबा वाली लेते हैं। एक चीज है, हमने ये एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि जो काबा से ईस्ट की तरफ मुमालिक हैं, काबा से जो मुमालिक ईस्ट की तरफ हैं, तो वो वेस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं। मतलब है ये खाना काबा है, ये मुमालिक जो इससे ईस्ट की तरफ हैं,
तो इसके ममालिक वेस्ट की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। यही होता है ना, जो खाना काबा से ईस्ट की तरफ ममालिक हैं वो वेस्ट की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट मैंने दी। मैं जनरल स्टेटमेंट देता हूं, जो खाना काबा से नॉर्थ की तरफ ममालिक हैं वो साउथ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। मैं ये स्टेटमेंट दे दूं, जो खाना काबा से वेस्ट की तरफ ममालिक हैं वो ईस्ट की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट। अब यहां पे मैं कह दूं, पाकिस्तान चूंकि ईस्ट में है, इस वजह से पाकिस्तान में भी लोग वेस्ट की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो मैंने कहां से लिया, एक जनरल स्टेटमेंट था कि खाना काबा में के ईस्ट में जो ममालिक हैं वो वेस्ट की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट था। मैंने उसको अप्लाई किया किस पे, पाकिस्तान पे। ईस्ट में सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, इसमें तो इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, बहुत सारे ममालिक है। लेकिन मैंने इस जनरल स्टेटमेंट को लिया और इस जनरल स्टेटमेंट को स्पेसिफिक पे अप्लाई किया। और स्पेसिफिक इस केस में क्या है, पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान में लोग मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते। क्यों? क्योंकि जितने ममालिक भी मक्का से ईस्ट की तरफ है तो वो वेस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ते। तो मैंने कंक्लूजन कहां से ड्रा किया, उस पॉइंट से ड्रा किया कि जो ईस्ट में ममालिक हैं वो वेस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं। उससे मैंने एक कंक्लूजन ड्रा किया, डिडक्ट किया, हासिल किया क्या, कि पाकिस्तान चूंकि ईस्ट में है इस वजह से हम यहां पे वेस्ट की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ये कहलाता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग का फर्क क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग में आप स्पेसिफिक से, एक केस से चीज को जनरलाइज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने 2-3 दिन देखा कि मशरिक से सूरज तुलू होता है, आपने जनरलाइज कर दिया कि सूरज हमेशा मशरिक से तुलू होता है। तो ये क्या था? इंडक्टिव रीजनिंग था। और डिडक्टिव रीजनिंग दूसरी मैंने बताई। ये सारे सवालात एक एक करके हर बंदे ने मुझे जवाब देना है। अली, पहला सवाल, इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स, अली माइक अनम्यूट करे। अली, कौन सा ठीक है? इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व drawing specific conclusion from general, making a generalized based on specific observation, using established theory to predict, none of the above। कौन सा करेक्ट है? हाँ सर बी, यस, मोहम्मद भी कह रहा है बी करेक्ट है, क्योंकि हम जनरलाइज से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग? शाबाश, वाजिद क्लास में कोई बता सके। नोटिसिंग दैट ऑल स्वान्स ऑब्जर्व सो फार आर व्हाइट एंड कंक्लूडिंग ऑल स्वान आर व्हाइट, के हमने ये देखा, हमने जितने भी स्वान देखे वो सारे सफेद थे, और उससे हम इस कंक्लूजन पे चले जाए कि सारे स्वान वो होते हैं, व्हाइट होते हैं। क्या ये डिडक्टिव रीजनिंग है? नो। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नोइंग दैट ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल एंड कंक्लूडिंग दैट ए न्यूली डिस्कवर्ड ह्यूमन इज मोर्टल, मतलब है क्या है? फानी है, कि सारे ह्यूमन फानी हैं, हर ह्यूमन जो है मरने वाला है। तो जैसा ही नया बेबी मुझे मिला उसके बारे में भी मैं कहूं कि ये फानी है, तो क्या ये डिडक्टिव स्टेटमेंट है कि नहीं है? शाबाश अबिया। ये तो कुछ और है, ये तो रिसर्च है। आप लोग जरा गौर से देखें, यही है कि जनरल स्टेटमेंट से डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? जनरल से स्पेसिफिक पे आना। जनरल स्टेटमेंट यह है कि सारे इंसान फानी है, और इससे एक नया बच्चा पैदा होता है, मैं कहता हूं ये भी फानी है। तो मैंने क्या किया? मैंने एक जनरलाइज स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक पे आया, तो करेक्ट आंसर विल बी 2। ओके, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 3 देखें।
In scientific research, inductive reasoning is primarily used to, inductive reasoning से क्या बनता है? Formulate hypothesis and theory, test specific hypothesis, design experiment to confirm theory, draw specific conclusion from. मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव से आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया, जिस तरह मैंने कहा कि चूंकि सूरज मशरिक से निकलता है, आपने 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, और उससे आपने जनरल हाइपोथेसिस बनाया कि हमेशा सूरज मशरिक से निकलता है। तो ये क्या है? इट इज, आंसर इज 1। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग? कौन बताएगा? वाजिद, आपका कोई जवान है जो बता सके? डिडक्टिव, शाबाश। कौन सा करेक्ट होगा? डिडक्टिव के लिए कौन सा करेक्ट होगा? कौन? अली बताओगे? नंबर बताओ ना, नंबर ये बच्चे कौन सा नंबर? कौन सा? 3 बनाना है? नहीं, 3 नहीं। अली बता सकते हो? देखिए वो वन तो इंडक्टिव होगा ना, एक से स्पेसिफिक से जनरलाइज में जाते हुए तो इंडक्टिव है। 4 देखे, स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रा करना है जनरल से। जनरल क्या था? जिस तरह मैंने कहा हर इंसान फानी है, और उससे आपने कहा फलाना भी फानी है, तो ये जनरल से स्पेसिफिक स्टेटमेंट लाना। नंबर 4 इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट इलस्ट्रेट इंडक्टिव रीजनिंग? शाबाश। इफ इट इज रेनिंग द ग्राउंड विल बी वेट। इट इज रेनिंग देयरफॉर द ग्राउंड इज वेट। शाबाश। All men are mortal. Socrates is a man, therefore Socrates is mortal. I have 10 red apples, therefore all apples are red. Gravity causes object to fall. A ball is an object, therefore the ball will fall. शाबाश। इंडक्टिव रीजनिंग चाहिए, एक स्पेसिफिक केस को जनरलाइज करना है। देखिए इसमें से किस चीज को आसिफ कौन बताएगा? आसिफ जावेद की टीम, किस चीज को जनरलाइज किया जा रहा है? स्पेसिफिक से जनरलाइज। शाबाश। कोई बता सकता है? अबिया? हाँ, 4 लग रहा है। अच्छा, 4 ठीक है। जोहा कौन सा ठीक है? 4 ठीक है। 4 ठीक है। देखिए एक स्पेसिफिक चीज से चीज को जनरलाइज करना, क्या ये जनरलाइज है? ये तो जनरलाइज से ग्रेविटी कॉज ऑब्जेक्ट टू फॉल, ये तो जनरलाइज है, और उससे एक स्पेसिफिक केस बना रहे, ये तो डिडक्टिव रीजनिंग है। हाँ बताएं। अमन कह रही है 1। इफ इट इज रेनिंग द ग्राउंड विल बी वेट। ये जनरलाइज है, ये जनरलाइज है, और उससे आप एक स्पेसिफिक पे आए, तो ये भी तो डिडक्टिव हुई। ये भी जनरलाइज से, अभी हमने कहा ऑल मैन आर मॉर्टल, सो द न्यूली बॉर्न बेबी विल बी मॉर्टल, वो भी तो डिडक्टिव है। उससे तो आपने डिड्यूस किया, एक जनरलाइज चीज से एक स्पेसिफिक पे आए। एक ही रह गया, ये देखे, I have 10 apples. 3 वाला। I have 10 red apples. मेरे सामने मैंने इधर एप्पल देखा, वो भी रेड था, इधर देखा वो भी रेड था, इधर मैंने कहा दुनिया के सारे एप्पल रेड है, तो ये मैंने स्पेसिफिक से जनरलाइज पे गया। ये है इंडक्टिव रीजनिंग। इस चीज को समझे। डिडक्टिव रीजनिंग इज ऑफन यूज टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड इन डेटा। डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। डिवेलप ब्रॉडर जनरलाइजेशन। डिडक्टिव में क्या हम जनरलाइजेशन करते हैं? टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस थ्रू लॉजिक कंक्लूजन, ऑब्जर्व स्पेसिफिक इंस्टेंट एंड फॉर्म द कंक्लूजन।
कौन सा ठीक होगा? देखिए 3 टेस्ट द विल, हाँ 3 वाला करेक्ट होगा। थोड़ा सा इस पे दिमाग खाएं, ये बहुत जरूरी है कि आपको पता चल जाए इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या चीज है। सिंपल इंडक्टिव क्या है? एक स्पेसिफिक केस को देख के उसको जनरलाइज करना इंडक्टिव है। जनरल चीज को एक स्पेसिफिक चीज पे अप्लाई करना डिडक्टिव। बस सिंपल। इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या है? आपने यहां एक केस देखा, एक चीज देखी, आपने देखी ये कुर्सी काली, ये काली, आपने इससे जनरलाइज कर लिया कि दुनिया की हर कुर्सी काली है। तो ये क्या है? ये इंडक्टिव स्टेटमेंट है। ये इंडक्टिव स्टेटमेंट है कि आपने क्या किया कि आपने कुर्सियां देखी काली है, आपने कहा दुनिया की सारी कुर्सियां काली है। आपने देखा कि आपने सपोज कबूतर देखे, आपने कबूतर देखे 10 कबूतर देखे, सब वाइट है वाइट है वाइट है, आपने कहा दुनिया के सारे कबूतर काले काले होते हैं या दुनिया के सारे कबूतर वाइट होते हैं। इस तरह की कंक्लूजन ड्रा करना इंडक्टिव होता है। और कोई आपको कह दे यार वो फलाना बटेर जो है, बटेर क्या है? ब्राउन कलर का होता है। अब ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, बटेर ब्राउन कलर का होता है। आप फिर रहे और आपको बटेर मिल गया, आप देखते हैं कि ये ब्राउन है कि नहीं है, तो आप जनरलाइज स्टेटमेंट उस बटेर पे अप्लाई करते हैं कि वो उस तरह है कि नहीं है। अगर आप उस पे अप्लाई करें और उस तरह हो तो वह हाइपोथेसिस ठीक है, अगर नहीं है तो हाइपोथेसिस फेल हो जाता है। यह होती है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की। कोई भी क्वेश्चन हो, शाबाश शाबाश, कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? ठीक है ठीक है, चलो मैं दोबारा बात आपको कर रहा हूं कि पीपीटी कर, मैंने कहा कि ये हाइपोथेसिस थ्योरी लॉ बनते कैसे हैं, साइंसदान कैसे काम करते हैं, जो हमारे इल्म में इजाफा करते हैं। वो क्या करते हैं? किसी चीज का मुशाहिदा करते हैं और उस मुशाहिदे से कंक्लूजन करते हैं। बाज़ औक़ात कंक्लूजन लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। तो ये 2 तरीके हुए। सारी बात किसकी है? रीजनिंग की है। और रीजनिंग का मतलब क्या होता है? अभी हाँ, रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग। हमारे जैसे रीजनिंग नहीं होती कि बस अपने बात पे मैं खड़ा हूं, ये इस तरह है, ये इस तरह नहीं, उस तरह नहीं। लॉजिकल थिंकिंग और एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ जो बात करता है, एविडेंस और सबूतों के साथ करते हैं। इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं? साइंस में रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग 2 तरह की है, एक है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग। ये 2 रीजनिंग इस्तेमाल होके हम हाइपोथेसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सारे लॉस बनाते हैं। ये हमारी चीज है। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है? एक जनरलाइज स्टेटमेंट बनानी होती है एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन क्या है? मैंने देखा मुझे एक डक मिला। डक समझते हैं क्या कहते हैं? बतख। मुझे एक बतख मिला काला, दूसरा बतख मिला काला, तीसरा बतख मिला काला। मैंने कहा दुनिया का जिसका नाम बतख है वो काला ही होता है, कि बतख हमेशा काला ही होता है। तो ये मैंने कहां से किया? एक स्पेसिफिक केस से मैंने चीज को जनरलाइज कर लिया। इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इसको कहते हैं इंडक्टिव, जब आप स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन पे जाते हैं। और यही होती है हाइपोथेसिस या थ्योरीज। इसी तरह बनती है कि आप एक सिचुएशन को देख के उसको जनरलाइज कर लेते हैं, जनरल क्या कर लेते हैं। दूसरी जो हमारी रीजनिंग है वो कौन सी रीजनिंग है? इसकी एक ये मिसाल भी आपकी डेली लाइफ में बहुत होता है कि आपने एक मेटल देखा, जब आपने उसको हीट किया वो इंक्रीज इन लेंथ हुआ, तो आपने दूसरा देखा उसमें भी हुआ। तो 2 लोहों को देख के आपने बात को जनरलाइज किया कि हर मेटल, हर धात मेटल, हर मेटल जो है वो एक्सपेंड होता है ऑन हीटिंग। तो ये क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग है। ये इंडक्टिव रीजनिंग है। जिस तरह हमने कहा आपने एप्पल देखे, यहां एप्पल देखा, यहां एप्पल देखा, 10 एप्पल देखे वो रेड थे, तो उससे आपने जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी कि एप्पल्स आर ऑलवेज रेड। तो ये क्या है? ये इंडक्टिव स्टेटमेंट है। डिडक्टिव में क्या है?
डिडक्टिव स्टेटमेंट वो होती है जो एक जनरलाइज स्टेटमेंट होती है, उसको आप अप्लाई करते हैं और एक नतीजा आहस करते हैं, कंक्लूजन आहस करते हैं। एक जनरलाइज स्टेटमेंट किसको कहते हैं? हाइपोथेसिस को कहते हैं, थीसिस को कहते हैं। एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। जनरलाइज स्टेटमेंट ये है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टू ग्राउंड। ग्रेविटी क्या है? ऑल ऑब्जेक्ट फॉल टू ग्राउंड। अब मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा सबर करें, मैं देखता हूं ये इस पे भी अप्लाई होता है कि नहीं होता, और जब मैं इसको गिराता हूं ये भी उसी तरह गिरता है। तो इसका मतलब क्या है कि हां, दिस बॉक्स आल्सो फॉल व्हेन आई लीव इट। तो मैंने ये कहां से ड्रॉ किया? ये मैंने जनरल लॉ से किया कि ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टू ग्राउंड। उससे मैंने डिड्यूस किया, उससे मैंने आहस किया। ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? डिडक्टिव स्टेटमेंट कहते हैं। और आप इसी से जो नतीजे आहस करते हैं, जिस तरह न्यूटन सेकंड लॉ का एक मैथमेटिकल नतीजा है F इज इक्वल टू ma, ये हमने डिडक्टिव स्टेटमेंट से हासिल किया है। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव स्टेटमेंट का मेन फर्क क्या है कि इंडक्टिव स्पेसिफिक से जनरल पे जाती है और डिडक्टिव डिड्यूस करती है, हासिल करती है जनरल से स्पेसिफिक पे। इज इट क्लियर? अभिया शाबाश। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो? कोई भी क्वेश्चन? थैंक यू, थैंक यू। विश यू गुड लक, विश यू गुड लक।